साथियों नमस्कार। आज देखते हैं, आज है 24 जून और आप देख रहे हैं अल्टीमेट एस्पायरेंट का करंट अफेयर्स सीरीज। और ये जो करंट अफेयर्स है ये यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई, अदर जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसके प्रीलिम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट न्यूज़ में है, जो कि मिडिल ईस्ट में एक अनस्टेबिलिटी उत्पन्न करता, अस्थिरता उत्पन्न करता, ईरान इजराइल युद्ध। तो अमेरिका ने इजराइल के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमला किया है। अमेरिका ने, जिसको बंकर बस्टर बॉम्बर कहते हैं, उसके द्वारा GBU-57 के द्वारा। क्या होता है ये सब, इसके बारे में जानेंगे। तो ईरान इजराइल युद्ध के जो कुछ संभावित कारण हैं वो ये हैं। पहला तो है 1979 में 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, इस्लामिक क्रांति हुआ, जिसके द्वारा ईरान में एक इस्लाम कंट्री बन गया, मतलब इस्लामिक डोमिनेंस, इस्लामिक आइडियोलॉजी की सरकार बनी अयतुल्ला खamenei की। तब से ईरान और इजराइल के बीच आइडियोलॉजी को लेकर विवाद है। तो एक ये कारण है। दूसरा कारण है इजराइल ना चाहता है कि कभी भी ईरान परमाणु संपन्न देश बने, क्योंकि इजराइल का सोचना है कि यदि ईरान के पास परमाणु हथियार, न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो इजराइल को ख़त्म कर देगा, तबाह कर देगा। और तीसरा कारण है कि मिडिल ईस्ट में प्रभाव, डोमिनेंस को लेकर इजराइल कहता है कि हम लीड करेंगे मिडिल ईस्ट को, ईरान कहता है हम लीड करेंगे। चौथा कारण है कुछ प्रॉक्सी वार मतलब छद्म युद्ध। ईरान सपोर्ट करता है कुछ मिलिट्री ग्रुप को, जैसे कि हिजबुल्लाह को, हमास को, हौती को, और उसको फंडिंग करता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है और इनडायरेक्टली अटैक करवाता है इजराइल पर। तो ये भी एक कारण है। ये युद्ध के क्या प्रभाव हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो जो विश्व ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी कि इजराइल के साथ रूस, इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी वगैरह आ सकता है, और ईरान के साथ रूस, चाइना, ये सब कंट्री आ सकता है, पाकिस्तान, और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं। खाड़ी देश भी उसको अल्टीमेटली सपोर्ट ही करेगा। हालांकि खाड़ी देश में जो सऊदी अरब है वो शिया और सुन्नी को लेकर विवाद रहता है। ईरान और सऊदी अरब में उसमें मतलब कि मित्रवत व्यवहार नहीं है। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो सकता है। और क्या प्रभाव पड़ेगा, जो सप्लाई रूट है, ग्लोबल चेन सप्लाई रूट, वो बाधित होगा। ईरान का कहना है, और ईरान का पार्लियामेंट ने होर्मुज जो जल संधि है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए। होर्मुज जल संधि, इसको होर्मुज स्ट्रेट भी बोलते हैं, होर्मुज स्ट्रेट। जल संधि क्या होता है, एक छोटा सा वाटर बॉडी होता है, जल का निकाय होता है, जो 2 बड़े वाटर सोर्स को जोड़ता है। जैसे होर्मुज जल संधि के केस में, होर्मुज जल संधि को चाहेगा ईरान तो कंट्रोल कर सकता है उसका उत्तरी छोर को, क्योंकि वो ईरान से ही सटा है होर्मुज जल संधि। और ये होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को जोड़ता है, पर्शियन गल्फ को जोड़ता है ओमान की खाड़ी से। ये पीटी में पूछा जा सकता है। होर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से भी कनेक्ट कर सकता है, बोल सकते हैं। और यदि होर्मुज जल संधि को कंट्रोल कर लेता है ईरान, उसको ब्लॉक कर लेता है, तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, भारत में तेल आपूर्ति की किल्लत हो जाएगी, चुनौतियां उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि लगभग 50 से 60% जो क्रूड ऑयल का आयात निर्यात होता है, आयात बोल सकते हैं, इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो इसी जलमार्ग के द्वारा होता है। और ग्लोबल जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल, उसका 20% सप्लाई यहीं से होता है और खाड़ी देश से कनेक्ट करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस मार्ग से। हालांकि सऊदी अरबिया और कुछ देशों ने मिलकर एक पाइपलाइन बनाया इसके अल्टरनेटिव को, लेकिन उसका लिमिटेड एक्सेस है, उसमें उतना कैपेसिटी नहीं है कि इतना पाइप से कितना तेल जाएगा। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि होर्मुज जल संधि किसको जोड़ता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से। और इसमें इंडिया का 50 से 60% तेल का आयात होता है। ग्लोबल क्रूड ऑयल की बात करें तो 20%, ये भी पूछा जा सकता है परसेंटेज में। और क्या प्रभाव हो सकते हैं, जो इंडियन डायस्पोरा या अदर कंट्री के लोग वहाँ पर जो प्रवास करके रहते हैं,
काम करते हैं खाड़ी देशों में, ईरान में, इजराइल में, तो उनको समस्या हो सकती है, जान माल की क्षति हो सकती है, ग्लोबल ट्रेड बाधित हो सकता है। तो ये सब कुछ प्रभाव पड़ेंगे। अब भारत का स्टैंड क्या है, ना तो ईरान की तरफ है ना तो इजराइल की तरफ है। भारत का स्टैंड है शांति, पीस, क्योंकि भारत का संबंध ईरान से भी बेहतर है, ईरान से ऐतिहासिक संबंध है। साथ ही साथ ईरान से भी ये एग्रीमेंट हुआ था चाबहार पोर्ट को लेकर, तो ये भी एक जिससे मध्य एशिया और यूरोप को जोड़ा जाएगा। और ईरान के साथ, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं भारत के, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी शेयर करना वगैरह वगैरह। अभी भारत का रूस पर जो है निर्भरता वो बढ़ सकती है तेल को लेकर, क्योंकि ये यदि मार्ग बाधित होता है तो रूस को बेनिफिट होगा, वो तेल अधिक सप्लाई करेगा अदर कंट्री में। और खाड़ी देश का जो तेल है वो यदि अदर एशिया कंट्री, यूरोपियन कंट्री में नहीं जाता है तो वहाँ की इकोनॉमी डाउन होगी। तो ये सब प्रभाव पड़ सकते हैं। अमेरिका ने, यूएसए ने अटैक किया ईरान के परमाणु संयंत्रों में। इसमें जो परमाणु संयंत्र का नाम है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फोर्डो परमाणु संयंत्र या फोर्डो एक जगह का नाम है, वो कहाँ है पूछा जा सकता है डायरेक्टली, ईरान में है। और एक नटांज जगह कहाँ है, ईरान में है। इस्फहान, ये सब न्यूक्लियर इनरिचमेंट जगह। न्यूक्लियर इनरिचमेंट मतलब कि ईरान में स्थित वैसा स्थान जहाँ पर जो नेचुरल यूरेनियम होता है, जैसे यूरेनियम 238, इसे नेचुरल यूरेनियम भी कहा जाता है क्योंकि ये नेचर में प्राकृतिक समस्थानिक के रूप में रहता है। इसको संशोधित करके यूरेनियम 235 बनाया जाता है, जिसका प्रयोग न्यूक्लियर वेपन में, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में किया जाता है। तो यही 3 जगह इम्पोर्टेंट है। फोर्डो तो ये फोर्टिफाइड था, अंडरग्राउंड था, इस पर अटैक करना मुश्किल था, इसलिए अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्बर का प्रयोग किया, GBU-57 का प्रयोग किया। क्या होता है ये इसके बारे में जानते हैं अब। GBU-57 AB बंकर बस्टर बम। क्या है ये, बंकर बस्टर बम, ये क्या है भला। तो पहला प्रश्न, क्या ये नाभिकीय बम है, न्यूक्लियर वेपन है? नहीं, ये गैर नाभिकीय बम है, नॉन न्यूक्लियर बम है। इसको ध्यान में रखना, पीटी में पूछा जा सकता है। अमेरिका ने इसी से अटैक किया था। बंकर बस्टर बम मतलब क्लस्टर है, बॉम्ब का, बहुत सारे बॉम्ब का ग्रुप है और इसमें बहुत सारे बॉम्ब एक बार ही गिराया जाता है, तो इसलिए इसको बंकर बस्टर बॉम्ब कहते हैं। GBU एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये। और GBU-57 की खासियत क्या है, ये अंडरग्राउंड भी कोई चीज़ है तो उसको भी भेद सकता है। MOP भी बोलते हैं इसको, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, यानी कि अंडरग्राउंड जो चीज़ें हैं, किलेबंद है, उसको भी अटैक कर सकता है। ठीक है, इसको बरसाया गया था किसके द्वारा, B-2 स्टील्थ बॉम्बर के द्वारा। B-2 स्टील्थ बॉम्बर। ये स्टील्थ मतलब क्या होता है, स्टील्थ मतलब वैसा यंत्र जिसको ना तो रडार से ट्रेस किया जा सकता है, ना तो सोनार से, ना तो इंफ्रारेड विकिरण से। ठीक है, तो स्टेल्थ मतलब ये चुपके से अटैक कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से है, इसको मतलब ट्रेस नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगा सकता, स्टील्थ उसको बोलते हैं, स्टील्थ वेपन। तो B-2 बॉम्बर के द्वारा ये बरसाया गया था। B-2 बॉम्बर की खासियत किया, अधिक वजन का, जैसे 13,500 किलो, 13.5 टन किलो तक के बम को ले जा सकता है। तो ये सब इसकी खासियत है। एक और पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है, ईरान से सटे देश और इजराइल से जो शेयरिंग बॉर्डर करता है उसका नाम। तो ईरान से सटे कुछ देश का नाम याद रखना है, जैसे कि ईरान से हो गया इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो याद रखना ही है। क्या भारत भी ईरान से बॉर्डर शेयर करता है? नहीं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, इराक। और इजराइल से जो सटे देश हैं, ये तो UPSC प्री में एक बार पूछा भी जा चुका है। इजराइल से सटे देश हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। इजिप्ट यानी कि मिस्र। आपको कमेंट करके बताना है कार्बन के संदर्भ में कि कार्बन का कौन सा आइसोटोप या समस्थानिक नेचर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और सर्वाधिक पाया जाता है। किस कार्बन का प्रयोग रेडियो कार्बन के रूप में किया जाता है। और एक प्रश्न है
कि जो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, खासकर दिल्ली वगैरह शहरों के लिए, तो उसमें कौन से 2 ग्रीन हाउस गैस जो इम्पोर्टेंट है उसको शामिल नहीं किया जाता, उसका नाम कमेंट करके बताना है। ओके। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आरके ब्रिज के पास प्रमुख कार्यक्रम का आयोजन किया गया था योगा दिवस के दिन। तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया, इतना भीड़ था वहाँ पर। तो ये आपको याद में रखना है कि योग जो दर्शन है वो भारतीय दर्शन है, षड दर्शन में एक पार्ट है, 6 जो फिलोसफी इंडिया का उसमें एक भाग है। तो योग दर्शन के जनक कौन है? प्रणेता पतंजलि। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसी दिन को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, 21 जून को ही। इस बार का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये कितनावां योग दिवस था? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। पहली बार कब मनाया गया? 2015, 21 जून 2015 को मनाया गया था। तो ये जो भारतीय फिलोसफी है उसका पहचान वर्ल्ड वाइड करवाया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने। कुछ पीटी फैक्ट जानते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? सरिस्का बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये राजस्थान में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। भारत में एट प्रेजेंट अभी तक कुल कितने बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं टाइगर रिजर्व में? तो टोटल 58 अंठावन टाइगर रिजर्व भारत में है। और 58वां कौन था? इसका नाम है माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। 57वां कौन था? ये भी पूछा जा सकता है, ये भी MP में ही है। इसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं? तो मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक हैं। 56वां यानी 56वां कौन था? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, वो छत्तीसगढ़ में है। तो आपको ध्यान में रखना 58वां और 57वां। भारत का पहला टाइगर रिजर्व का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1973 में बनाया गया था, वो उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? 1973 में ही। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो 1972 में आया। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये न्यूज में है। तो ये इजराइल ने स्टार्ट किया था जब उसको खबर मिली थी कि ईरान परमाणु बम वगैरह बना रहा है। तो इजराइल ने अटैक किया था इसी ऑपरेशन के तहत, कहाँ? ईरान पर। दूसरा ऑपरेशन सिंधु, ये भारत ने चलाया था ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना। और एक तीसरा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका ने लॉन्च किया ईरान पर अटैक करने के लिए, और इसी के तहत अमेरिका ने ईरान की जो परमाणु संयंत्र है उस पर हमला किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू। अगला न्यूज है DGCA के बारे में। DGCA डायरेक्टोरेट, इसका पूरा रूप डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन है उससे संबंधित ये है। एपेक्स सिविल एविएशन है, उच्च नागरिक जो उड्डयन है उसका रेगुलेटरी बॉडी है। एयर सेफ्टी इसका काम है। एयरक्राफ्ट और पायलट को लाइसेंसिंग देना, एयरपोर्ट का सर्टिफिकेट देना, एक्सीडेंट का छानबीन करना और उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है ये पता लगाना। 1978 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी एक विधिक निकाय बन गई एयरक्राफ्ट एक्ट अमेंडमेंट 2020 के तहत, और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ICAR इंडियन काउंसिल जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है, और वो कुछ प्राइवेट फर्म जैसे कि अल्ट्रा न्यूट्री इंडिया और अदर कंपनी के साथ मिलकर एक इंसेक्ट मतलब कीट पतंग, इंसेक्ट पर आधारित लाइव स्टॉक फीड बना रही है। यानी कि कीट पतंग से पशुओं का खाना, पशुधन का खाना बना रही है। कौन? ये। इससे क्या फ़ायदा होगा? जो पशुओं में AMR होता है, एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, ये क्या होता है भला?
इसका पूरा रूप ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। AMR का पूरा रूप एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इसका मतलब क्या है? जब किसी सजीवों में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या पैरासाइट जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो इस तरह विकसित हो जाते हैं कि उसका एंटीबायोटिक दवा, एंटी वायरस दवा उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो उसे AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी कि जब बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों पर जो एंटीबायोटिक है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कहते हैं। और यदि इंसेक्ट बेस्ड खाना उनको दिया जाए पशुओं को तो उनमें ये AMR डेवलप नहीं होगा, तो ये इससे फ़ायदा है। और ये प्रोटीन से रिच होता है, जैसे कि झिंगुर हो गया, टिड्डा हो गया, वो सब क्या रहता है? प्रोटीन से रिच रहता है। उससे जो पशुओं का उत्पादन शक्ति है वो भी बढ़ेगी और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी कम है, तो यानी प्रदूषण भी कम होगा इससे। इंसेक्ट फार्मिंग हो जाएगा अगला कॉन्सेप्ट, कीट पतंग का पालन। अगला पॉलिटी का एक है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसको बोलते हैं इंग्लिश में एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी इसका क्या काम है? ये 1950 में बनाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है। 1950 में बना गया था। उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मथाई के सिफारिश पर। इसमें टोटल प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और वो सब 30 के 30 सदस्य MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद होते हैं, और कोई नहीं रहता। क्या इसमें मंत्री भी रहते हैं? नहीं। इन 30 सदस्यों में सांसद तो होते हैं लेकिन कोई मिनिस्टर नहीं रह सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। प्राक्कलन समिति 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर बनाया गया था। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, एनुअली गठित किया जाता है वार्षिक रूप से। और इन 30 सदस्यों में मंत्री एक भी नहीं होते हैं, सांसद होते हैं। इसका काम है फाइनेंशियल ओवरसाइट करना, यानी कि सरकार का जो फंड वगैरह है वो कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है वो देखना, वित्तीय निगरानी करना। और इसके चेयरपर्सन को चुना जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। पूछा जाए कि एस्टीमेट कमेटी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। रिव्यू करती है गवर्नमेंट, एस्टीमेट्स लगाती है, पॉलिसी सुधार करने का ये सिफारिश वगैरह देती है, तो ये ध्यान में रखना है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो ये डर है कि अमेरिका के जो अलग अलग जगह पर बेस हैं, मिलिट्री बेस, उस पर अटैक कर सकता है ईरान। तो कहाँ कौन सा बेस है उसका नाम पूछा जा सकता है PT में। तो बहरीन में, बहरीन का US नेवी बेस है जिसका नाम है US नेवल 5th फ्लीट। 5th यानी 5वां बेड़ा, ये कहाँ तैनात है? बहरीन में। और यही जो 5th फ्लीट है रेड सी वगैरह या जो समुद्र हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार है। UAE में भी US बेस है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो उसका नाम है AI अल डाफरा एयरबेस। तो पूछा जाए कि अल डाफरा एयरबेस जो कि US का बेस है, मिलिट्री बेस, वो किस देश में है? तो UAE में है। इराक में भी है, इराक में नाम है एन अल असद एयरबोर्स, एन अल असद एयरबेस, एन अल असद एयरबेस। और एरबिल एयरबेस भी यहीं है, एन अल असद एयरबेस, ये अमेरिका का है, इराक में तैनात। आज भी सुवर्ण रेखा नदी न्यूज में है, तो इसके बारे में अवश्य पूछा जा सकता है, खासकर JPSC, UPPCS और BPSC में। तो सुवर्ण रेखा नदी किसकी सहायक नदी है? ये किसी की सहायक नदी नहीं है। सुवर्ण रेखा एक इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम है, स्वतंत्र नदी है, जो ओरिजिन होती है इसका नागरी विलेज, नागरी गांव है रांची डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर झारखंड के रांची जिला में नागरी गांव से। और ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में इसका बेसिन है। खरकई इसकी सहायक नदी है। सुवर्ण रेखा की एक इम्पोर्टेंट नदी है खरकई। खरकई किसकी सहायक नदी है? गंगा की? नहीं, स्वर्ण रेखा की। स्वर्ण रेखा नदी न्यूज में इसलिए क्योंकि 50,000 लोग बालासोर उड़ीसा में इससे अफेक्टेड हुए हैं, क्योंकि इसमें फ्लैश फ्लड आ गया है। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है, यानी कहाँ गिरती है अल्टीमेटली स्वर्ण रेखा नदी? बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा के निकट तालसारी जिला में। तालसारी एक जगह है उड़ीसा में, वहीं पर। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, हुंडरू जलप्रपात,
हुंडरू जलप्रपात जो कि झारखंड में है, ये किस नदी पर है? सुवर्णरेखा नदी पर है। अगला न्यूज है INS तमाल। इंडियन नेवी का INS तमाल एक जहाज़ है। ये कहाँ बनाया गया? इसको कमीशन किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा 1 जुलाई 2025 को रूस में। रूस के किस जगह पर? कालिनिनग्रेड में रूस में एक जगह है, और ये बनाया गया यंटर शिपयार्ड रूस में ही। और कहा जाता है कि INS तमाल भारत का लास्ट विदेश में निर्मित INS जहाज होगा। INS तमाल भारत का लास्ट फॉरेन बिल्ट वारशिप होगा। इसके बाद खुद भारत ही अपने ही क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र में ये सब जो INS से संबंधित जो जहाज वगैरह है वारशिप, वो बनाएगा। तो ये PT फैक्ट है। INS तमाल जो है वो क्रिवेक्स सीरीज का 8वां जहाज है। इसकी लंबाई 125 मीटर है। स्टेल्थ डिजाइन है, यानी कि रडार से बचने के लिए ये सक्षम है। तो ये सब याद रखना है। INS तमाल क्या स्वदेशी निर्मित है? नहीं। INS तमाल में 26% जो सामान है वो भारतीय है। और INS तमाल के बाद जितने भी, ये लास्ट फॉरेन बिल्ट वारशिप होगा। इसके बाद भारत में खुद ही बनाया जाएगा, मेक इन इंडिया पहल के साथ। अगला है चियोस आइलैंड में आग लग गया। चियोस आइलैंड, तो ये याद रखना, ये ग्रीक आइलैंड का एक भाग है, यूरोप के अंतर्गत आता है ग्रीक आइलैंड। और ये किस सागर में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है। तो चियोस आइलैंड या चियोस द्वीप पूर्वी एजियन सागर में है। पूर्वी एजियन सागर में स्थित है। अगला न्यूज है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज को लेकर भारत सरकार जोर शोर से काम कर रही है, और भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक इसको फुल्ली एलिमिनेट कर देना, उन्मूलित कर देना है। इस न्यूज में इसलिए क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उसका स्क्रीनिंग किया जाएगा कि उनके पास यदि सिकल सेल डिजीज है तो उनका तुरंत से तुरंत ईयरली डायग्नोसिस, यदि तुरंत पहचान होता है तो आसानी से इलाज किया जा सकता है। तो सिकल सेल डिजीज या सिकल सेल एनीमिया भी कहते हैं, ये ब्लड डिसऑर्डर है, रक्त से संबंधित एक जेनेटिक विकार है, जीन में परिवर्तन के कारण होता है। ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। RBC इससे इफेक्ट होता है, RBC का शेप चेंज होता है। यदि RBC का राउंड शेप है ओरिजिनली, तो ये हंसिया के समान हो जाता है, इस प्रकार इसका आकार, इसलिए इसे सिकल नाम दिया गया है।